अगर मैंने बोला 12वीं पास है, मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास वेल क्वाल, मैं एमए बीएड, मुझे बना लेते। जो गाड़ियां यहाँ पर आज रोकी जा रही है पुल के ऊपर, आप देख रहे हैं, जब से इन्होंने 2019 में ये तोड़ा, उसके बाद आज ये चीजें हो रही है। टॉर्चर करने के लिए इनके पास सारी की सारी चीजें, जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा माहौल बनाना, मेंटल हरासमेंट मतलब आप करना। मानते कि जो ये यहाँ तक सेना जो चेकिंग कर रही है वो टॉर्चर। कब आप मानते हैं कि डीडीसी के बाद एमएलए बने, एमएलए के बाद आप किस पद पर देखते हैं जहां आपको लगता है नहीं यहाँ मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, यहाँ मैं अपनी मर्जी से जो मैं चाहता हूँ, माफिया को खत्म करना चाहता हूँ या स्कूलों में सुधार चाहता हूँ, किस पोस्ट पर नहीं, किस बात ये है कि लोगों ने पढ़ के मुझे डीडीसी बनाया, पढ़ने के बाद मुझे एमएलए बनाया, और मैं इन्हें पढ़ा रहा हूं। अगर गलती से जम्मू कश्मीर की आवाम पढ़ गई इस बार, तो अगली बार जो चुनाव होना है अब के बाद, तो यकीन मानिए हेडमास्टर होंगे। नगरोटा में और बडगाम में कौन है एमएलए के प्रत्याशी या सबसे आगे किसका सूची में? अभी हाल ही में आपका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें ईओ डोडा ने ऐसे आरोप लगाया कि आपने उन्हें माँ बहन की गालियां, इस तरह की गालियां दी। आपकी भाषा को लेके शुरुआत से ही सवाल उठते हैं। उसके साथ साथ सवाल सुन लीजिए, इसके साथ साथ सकीना इत्तू जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनको लेकर भी आपने फेसबुक में कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो लगता है कि अगर मैंने बोला 12वीं पास है तो ये गलत थोड़ी ना है, उसकी डिग्री आपने देखी। और जिस मैडम की आप बात कर रहे हैं ना, उसका लहजा मैंने उसके दफ्तर में देखा है, पूछ लेना उसको, ये वीडियो डाल देना। और जिसने उसकी बेइज्जती देखी होगी उससे भी पूछ लेना, वो कमेंट करके बताए, चाहे उसकी पत्नी उसके पास गई हो, चाहे उसका पति उसके पास गया हो, वो बता देना कमेंट करके। इनका रवैया देख लेना, एक आम आदमी के साथ कैसे खड़ा करके बाहर निकाल देते हैं। जम्मू कश्मीर में दो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनमें चुनाव अभी होने वाले हैं। इसमें आम आदमी पार्टी की भी बढ़ चढ़ कर हम देख रहे हैं कि वो भी आगे आ रहे हैं। क्या लगता है कि एक और विधायक जम्मू कश्मीर की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत पाएगा? क्या लगता है? इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और जिला डोडा में डोडा ईस्ट के विधायक महराज मलिक जी हैं। महराज जी से क्योंकि हर समय चर्चा का विषय बना रहते हैं और हर विषय पर अपनी बात जरूर रखते हैं। महराज जी, कल वो तारीख है जिसमें आज से 6 साल पहले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा था और स्टेटहुड को भी केंद्र सरकार ने छीन लिया था। कल आ रही है, कल 5 तारीख आ रही है और उसको लेकर कई अफवाहें अटकलें चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने भी राष्ट्रपति जी से बैठक की है। एनडीए के जो एमपीज हैं, ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं कि उनके साथ भी कल बैठक होने वाली, और साथ में अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनके साथ भी बातचीत की। क्या लगता है, इससे पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस ने मार्च किया था स्टेटहुड को लेकर, तो कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि स्टेटहुड कल मिलेगा या क्या आपका कहना? देखिए, अमन हर कोई चाहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे राजनीति हो रही है। अलग अलग देशों को जब आप देखेंगे बड़े पैमाने पे, चाहे एक ही कौमें भी हों, वो भी लड़ती है। हर कोई ख्वाह होता है इसका कि अमन बना रहे, शांति बनी रहे, बेहतर एक जिंदगी मिलती है, उसे गुजारने का वक्त दिया जाए। लेकिन यह अखाड़ा है, सियासत में सस्ते में धर्म है, सस्ते में जाति है, और सस्ते में सियासत। इक़्तिदार उसी को मिलता है जो बड़े वर्ग का पक्ष रखता है, और वो आज हमने पिछले 10-15 सालों में देख लिया। 370 को हटाना, वक्त के हालात क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन जो नजरिया है, नजरिया, और जिस नजरिए से दावे हुए और जो हालात हमने आज तक देखे चुनाव होने के बाद, या चुनाव नहीं थे, एलजी का शासन था, और जो माहौल हमने देखा और जो लोगों के हालात मैंने देखे, वो मकसद नहीं था तकरीरों के अंदर। इनका इंटेंशन ये था कि जम्मू कश्मीर को मोहरा बनाकर देश के अंदर राजनीति करें। अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई, जैसे पार्लियामेंट के अंदर रोज बातें होती हैं। एक तो ये मुसलमानों पे थोपा हुआ आर्टिकल बताया जा रहा था। बीजेपी ने ऐसा लोगों के सामने, देश और दुनिया के सामने ये बात रखी, शायद यहाँ के लोग भी मेरी बात अगर सुनेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग भी सुनेंगे, या देश के लोग भी सुनेंगे, बीजेपी ने 370 को बताया कि ये मुसलमानों का है। हालांकि ऐसा नहीं था, कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि ये महाराजा का बनाया हुआ। महाराजा ने जब देखा जम्मू के अंदर जमीन नहीं है, कश्मीर के अंदर जमीन नहीं है, लेकिन लोग बाहर से आ रहे हैं, वो नहीं चाहता था कि पंजाब का आदमी यहाँ पे ढाबा खोले और उस ढाबे में जम्मू के आदमी को नौकरी करवाए और उसे पैसा देकर
यहाँ से वो रेवेन्यू हासिल करे, पैसा इकट्ठा करके पंजाब ले जाए, क्योंकि वो वक्त के हालात पे उसने वो चीज की थी। लेकिन ये बात बीजेपी ने कभी नहीं बताई, और उन्होंने देश और दुनिया को बताया कि हमने 370 को तोड़ दिया। पूछ लीजिए जम्मू के लोगों से, तोड़ने से क्या हुआ और होने से क्या। क्या महराज मलिक आर्टिकल 370 की वापसी चाहते हैं? नहीं, मैं क्या, आप जम्मू के लोगों से पूछ लीजिए। नहीं, जम्मू आप भी नहीं, आप नहीं, भी नहीं, 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 आप भी हमारे विधायक हैं, आपको भी लोगों ने चुना। हाँ, मैंने कई बार बोला है, उसमें जॉब्स की सिक्योरिटी थी, उसमें लैंड की सिक्योरिटी थी, और जिसकी वजह से आप देख लीजिए जम्मू के मार्केटों में इस वक्त दबदबा किसका है। जो हमारे वेयर हाउस की मार्केट थी, जो हमारे यहाँ रेजिडेंसी वाली मार्केट थी, वहां पर क्या है इस लेकिन वक्त? नहीं, आप सुन तो लीजिए। अब जब सुन रहे हैं कि मैं इसके साथ हूं कि नहीं हूं, मैं तो जम्मू आना जाना हमारा सबका रहता है, हमारा तो कश्मीर का माना जाना रहता है। लेकिन जो हालात मैं जम्मू के आज देख रहा हूँ, मिस्त्री का काम करने वाला बाहर का, लेबर का काम करने वाला बाहर, क्योंकि आदत लग चुकी थी, एक अलग तर्ज का था, एक अलग माहौल था। लेकिन आज उन्हीं लोगों के, मिस्त्रियों के घर हैं जम्मू के अंदर, उनकी जमीनें हैं, और अब जाकर सरकार ने ऑर्डर निकाला है 10-20 दिन पहले कि जो किसी पेड़ के नीचे 20 दिन से आपको गवर्नमेंट को दिख रहा है कि 10-20 दिन से वहां पे रिहाइश हो रहा है, उसका ये आप वोटर आईडी कार्ड बना लीजिए। और आप कह रहे हैं कि मैं खुश हूं। अरे, मेरी नस्लों का सौदा किया जा रहा है। आप इसको धर्म के मामले से मत देखिए, वो सियासत के मामले से मत देखिए। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो कहां जा रहे हैं? इस वक्त शहरों पे कब्जा बाहर के लोगों का हो रहा है। जो एक सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं मैं उसके साथ हूं, नहीं हूं। मैं साथ हूं या ना हूं, इस बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूं, और ऐसे नहीं बोलूंगा हाँ मैं नहीं हूं, उसके खिलाफ हूं। वजह पहले बोलूंगा, फिर ये लोग समझेंगे। जो जम्मू के अंदर जो हमारी जमीन थी, जो करीम है, जो मेन जगह थी, उस पे काबिज हुए हैं बाहर के लोग, और अंदर के लोगों को धकेल कर उनको आज फिर गांव की ओर लिया जा रहा है। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप किसके साथ थे? 370 वो जो था, देखिए, मैं अपनी राय, जमीनों, देखिए आप मेरे सुन तो लीजिए, हक था, जिसमें नौकरियों का हक था, क्या आप उसको अच्छा लगता है कि वो छीना गया? आप सुनेंगे, मैं आपको फोर्थ पूरा समय दिया, फोर्थ क्लास की नौकरी एक बाहर से आकर हमसे छीन लेगा। पूरा समय दिया, अब मैं चाहता हूँ सुन तो लीजिए। आपकी ही पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल जी ने जब 370 को हटाया गया, वो उसके समर्थन में खड़े हुए। क्या ये सारी चीजें उन्हें मालूम नहीं थी? देखिए, और क्या अब आप उनके उस फैसले के खिलाफ? आप सुन लीजिए, क्या ये जम्मू वालों को नहीं पता था कि 370 किसने लाया? एक बहुत बड़ा वर्ग होता है, जब वक्त के हालात ऐसे बनते हैं, मोदी जी का जैसी हवा बनती है, उसमें लोग अंधे हो जाते हैं, अंधभक्त जिसे आप कहते हैं। फिर जो मोदी जी कहेगा वही सच है। उसने कहा कि आतंकवाद इसी वजह से। उन्होंने कहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट इसी वजह से नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी इसी वजह से नहीं, इसी वजह से। तो जब उसको लगा, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे। बीजेपी का एजेंडा तो यही था कि 370 को ऐसा बनाना कि हम देश को बताएंगे कि इसमें खामियां क्या है। क्या कल लगता है, कल ठीक है, ये लंबी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 370 पे उतनी नहीं, जब सवाल ये था, बोला कि हमने वोट डाला, वही मैं सवाल ये था कि क्या आप मानते हैं कि सवाल ये था, लगता है आतंकवाद उससे खत्म हो जाता। सुन लीजिए, हमने आतंकवाद, आर्टिकल 370 पे चर्चा नहीं है, चर्चा प्रश्न ये था कि क्या आपको लगता है कि कल कुछ बड़ा फैसला आएगा? क्या नहीं था आपका? मेरा सवाल पहले यही था, उसके बाद वहां पहुंच गए, पर पहले यही था, क्योंकि इस पे ही चर्चा मैं नहीं चाहता हूं कि लंबी हो जाए, क्योंकि और भी विषय है, आपके पास समय कम होता है, हमारे। मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि, क्योंकि हम देख रहे हैं हर जगह चर्चा हो रही, जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी हो रही है, तो क्या आप मानते हैं कि कल कुछ ऐसा होगा कि क्या होगा? लूटने के लिए कोई और तर्ज निकाला जाएगा, जम्मू कश्मीर को बदहाली की तरफ लेने के लिए जो भी पॉलिसी होगी वो इम्प्लीमेंट होगी। आप ये सुन लीजिए, ये 370 नुकसान सबको है, किसी को फर्क पड़ रहा है? करप्शन अभी भी है, आतंकवाद अभी भी है, हुआ फर्क? नहीं, आप मुझे बता दीजिए, जो गाड़ियां यहाँ पर आज रोकी जा रही है पुल के ऊपर, आप देख रहे हैं? जिन लोगों को घर जाना, वहां नहीं देख रहे हैं कि ये कौन है, देख रहे हैं? लेकिन गाड़ियां रोकी जा रही हैं, पूछा जा रहा है। अरे क्यों पूछा जा रहा है? ये एक जमाने में 2000 में होता था, 2000 में, 2000 में, 14 में ये चीजें नहीं थी, 2010 में नहीं थी, 2012-13 में नहीं थी। जब से इन्होंने 2019 में ये तोड़ा, उसके बाद आज ये चीजें हो रही है। टॉर्चर करने के लिए इनके पास सारी की सारी चीजें, जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा माहौल बनाना, मेंटली हरासमेंट। मतलब आप मानते कि जो ये सेना जो चेकिंग कर रही है वो टॉर्चर? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आतंकवाद इन्होंने कहा था खत्म हो जाएगा, 6 साल में नहीं हुआ। नहीं, आप मुझे बताइए,
370 को तोड़ा किस लिए गया था? आतंकवाद को रोकने के लिए। तो फिर ये चीजें क्यों हो रही हैं? 6 साल में एलजी का शासन रहा था, अब खत्म नहीं हुआ। करप्शन इन्होंने कहा था हम खत्म करेंगे, तो हुई नहीं। आप मुझे बता दीजिए, बात वो नहीं है ये क्या कर रहे हैं, बात ये है कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। डोडा के अंदर ये चीजें थी, आप मुझे बताइए, 2019 से मेरी थी। महराज जी, अब सुन, तो आप भी अपना पक्ष रखिए, मैं चाहूंगा। हाँ जी, देखिए आर्टिकल 370 हटने से पहले या 2014 से पहले जिला डोडा की ही बात करें, कैसा माहौल हो? तिरंगा तक लहराने में लोग डरते थे, डरते थे। अरे वो एक अलग नहीं था ना, कश्मीर में हम देखते थे पत्थरबाजी होती है, जिला डोडा में भी कई बार, यहाँ पाकिस्तान के अंदर, सुन लीजिए मेरी बात, तो क्या वो माहौल नहीं बदला? आप नहीं मानते? आप सुन लीजिए, ये वक्त के नेताओं की बात होती है। जब आपको वैसा नेता मिलता है तो वैसी बातें होती है, ये बात आप सुन लीजिए। जब लीडर वैसा होता है, अभी पाकिस्तान की बात कर लीजिए, आपने कहा यहाँ पाकिस्तान के झंडे लगाए जाते थे, ठीक है, एक जमाना था, एक माहौल था, कुछ लोग थे जो इस किस्म का माहौल लाते थे, ठीक है, आप मानते हैं बदला वो माहौल? अरे वो वाला नहीं, ये इनसे नहीं बदला यार, इनसे कुछ नहीं बदला। मैं वो नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम है, वहां पर पीओके के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, बहुत सारी जगहों पे लगते हैं जहां मुसलमान, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हिंदुस्तान को चाहने वाले लोग, ऐसी बात नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की महराज। नहीं, बात वो नहीं, आपने कहा ना पाकिस्तान का झंडा लगता था, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के झंडे लगते हैं, हिंदुस्तान को चाहने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग है, चाहे आप बलोच की बात कीजिए या पाकिस्तान पीओके की बात कीजिए जो बगल में हमारे, ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान को चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान की एक मेंटेलिटी थी, उनका एक माहौल बनाया हुआ था, वो वक्त के हालात थे। लेकिन बीजेपी से बहुत पहले 2007 नहीं 2005 के बाद यहां माहौल बदला है, ये भी आप मान लीजिए ना। अगर आप कह रहे हैं तिरंगा लहराने से लोगों को डर लगता था, लेकिन ये 2014 में खत्म नहीं हुआ था, ये 2005, 6, 7 के अंदर डोडा के अंदर ये चीजें सारी खत्म हुई थी। एक नए तर्ज पे सियासत हो रही थी, एक नए तर्ज पे एक नया माहौल बना था, बीजेपी के डर से नहीं, क्योंकि लोग आगे बढ़ते हैं। अब पता है बात चर्चा की नहीं, आप क्रेडिट इसलिए देना चाहते हैं बीजेपी या 2019 को ना। मैं दावे के साथ बता सकता हूं मिलिटेंसी का खात्मा डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर या खिताई चनाब के अंदर 2007-8 में हुआ था, और ये बीजेपी ने नहीं किया था, ये वक्त के उन नेताओं ने, जैसे गुलाम नबी आजाद का उसमें एक अहम रोल है, मैं मानता हूं इस बात। मिलिटेंसी का वो दौर और गुलाम नबी आजाद का वो दौर जब अलगाववाद खत्म हुआ था और ये चीजें मुमकिन हुई थी, और जब से बीजेपी आई है, दंगे फसादात, धर्म के नाम पे धंधा, फिर से वही परेशानी, और ये इनके दौर में हुई, इनके दौर में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, मैं महराज जी आपके जवाब में समझ गया। ठीक है, अब आगे भी तो बढ़ना है ना। जम्मू कश्मीर में 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनमें चुनाव अभी होने वाले हैं, इसमें आम आदमी पार्टी की भी बढ़ चढ़ कर हम देख रहे हैं कि वो भी आगे आ रहे हैं। क्या लगता है कि एक और विधायक जम्मू कश्मीर की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत पाएगा? क्या लगता है? आम आदमी को मौका है, क्योंकि राजनीति पहले ये होती थी जिसके पास पैसा होता था वो चुनाव लड़ता था, राजनीति बदली आपको दिखाई देगी। हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, और एक आम आदमी को हिम्मत देने का वक्त आ गया है, और जो लड़ाई लड़ने के लिए अहल होगा वो सियासत के मैदान में आएगा, और आम आदमी पार्टी उसे सपोर्ट करेगी। और चाहे आप ये मान के बडगाम की बात हो या नगरोटा की बात हो, एक आम आदमी चुनाव लड़ेगा आम आदमी की बेहतरी के लिए, और वोट एक आम आदमी करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या होगा, लेकिन पूरी ताकत के साथ आवाम को बताया जाएगा, और मैंने ये कई बार कहा है, इस चुनाव में कंप्रोमाइज नहीं होगा, न इससे एनसी की सरकार को खतरा है, न इससे बीजेपी की सरकार अपोजिशन को फायदा है। हाँ, अगर ये दोनों सीटें लोगों ने पलटी मार दी, चाहे सेंटर में बीजेपी की सरकार हो या जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी की सरकार हो, एक मैसेज जाएगा कि आपके होते हुए, चाहे सेंटर में हो या यहाँ पर यूटी के अंदर हो, आप अगर लोगों के काम नहीं करोगे तो लोग अपने वोट की ताकत से आपको उस मुकाम से उठाकर नीचे बैठाएंगे, और एक आम आदमी को उठाकर ऐवान में पहुंचाएंगे जो आवाम का मुस्तकबिल जी, जब आप यहाँ से चुनाव लड़ा था तो आप पहले से सुनिश्चित थे कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और आपको कैंडिडेचर भी मिला हुआ था। यहाँ नगरोटा में और बडगाम में कौन है एमएलए के प्रत्याशी, सबसे आगे किसका सूची में? इसमें अभी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने एक टीम बनाई है और उस टीम को जिम्मेदारी दी है कि आप कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जाइए पार्टी के लिए, और ये बताइए लोगों को कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार भागीदारी हमारी भी होगी, आजमाइश हमारी भी कर लीजिए।
जैसे मैं विधायक हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर, इकलौता आम आदमी की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर की बेहतरी की बात करता हूँ। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार रही, पंजाब के अंदर सरकार है, तो हमारा जो तर्ज है वो लोगों की बेहतरी है। जो चुनाव खत्म होने के बाद एक आम आदमी उम्मीद करता है, उसकी उस उम्मीद पे खड़ा उतरने वाला एक आम आदमी है, उसकी सोच है। और ये चीज हम बता रहे हैं, अभी प्रत्याशी वहां पर कोई नहीं है, आम आदमी पार्टी से उठेगा, एक आम आदमी होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे ये लोग जिन भी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लोग बदलाव अगर करेंगे और एक बहुत बड़ा मैसेज देश के अंदर जाएगा, और लोगों की ताकत का एहसास पूरा देश नहीं पूरी दुनिया करेगी कि लोगों के हाथ में ताकत क्या होती है, और उस ताकत का अगर इस्तेमाल किया जाए तो बड़े बड़े धुरंधरों को नीचे जमीन पर उतारा जा सकता है। तो एक आम आदमी के पास ताकत दिखाने का मौका है, क्योंकि सरकारें बनने के बाद ब्यूरोक्रेट आप जब आपका काम नहीं करता है, आप गिड़गिड़ाते हैं एक नेता से, और वो नेता आपके साथ नहीं, ब्यूरोक्रेट के साथ 5 साल खड़ा होता है। इसलिए आज जवाब देने का वक्त है। एनसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बीजेपी को कोई समर्थन देने से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हाँ, एक आम आदमी को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ताकत और एक आवाज असेंबली के अंदर देखना। महाराज जी, अभी हाल ही में आपका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें ईओ डोडा ने ऐसे आरोप लगाया कि आपने उन्हें माँ बहन की गाली, इस तरह की गालियां दी। आपकी भाषा को लेके शुरुआत से ही सवाल उठते हैं। उसके साथ साथ सवाल सुन लीजिए, इसके साथ साथ सकीना इत्तू जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनको लेकर भी आपने फेसबुक में कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो लगता है कि सही नहीं है। तो आपको क्यों लगता है सही नहीं है? क्यों लगता है आपको? अरे हमारे बच्चों का गला घोंटेंगे वो सही है, ये बड़े लोग कुछ भी फैसला लेकर आएंगे हमारी नस्लों के लिए तो वो सही। अब बड़ा कैसे बनता है वोट के? तब मैं बड़ा हूँ, मैं एमएलए हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ। लेकिन सकीना इत्तू जी भी तो मिनिस्टर हैं, वो भी तो 12वीं पास है ना, वही तो मैंने बोला, उसमें क्या मैंने बुरा कहा? लेकिन महाराज जी, लोग सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। सुन लीजिए, गलत कर रहे हैं, सुन लीजिए ना। आप टिप्पणी उससे कहिए जब मैंने गलत बोला हो। अगर मैंने बोला 12वीं पास है तो ये गलत थोड़ी ना है, उसकी डिग्री आपने देखी, ये कोई गलत बात? अरे अब सुन लीजिए, टिप्पणी कहां से होगी? अगर मैंने बोला 12वीं पास है, मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास वेल क्वाल, मैं एमए बीएड, मुझे बना लेते लोग। ये सुन लीजिए, आप सवाल, मैंने आपकी बात समझ गया। आप किसी की बात को ऐसा मरोड़ के बोल रहे हैं, मैंने सही बोला है, आप मुझे क्यों ये बात बता रहे हैं, मुझे ये एहसास करा रहे हैं कि आपने गलत बोला। अगर आपको लगता है मैंने गलत बोला, मुझे वो गलती बता दीजिए। मैं वही बता, हाँ वो बता। महाराज जी, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चलिए ठीक है, मिनिस्टर 12वीं पास है, आप तो बीएड किए हुए हैं, आपकी भाषा और जो मिनिस्टर है सकीना इत्तू जी, उसकी भाषा में इतना अंतर है। आप एक पढ़े लिखे को भी गाली देते हैं, और जिसको आप सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए, मुझे क्यों? आप सवाल पूरा करने दीजिए ना। सवाल पूरा, इतना टाइम नहीं, मैं चाहता हूँ सवाल पूरा हो जाए। अरे वही सवाल है, वही जवाब मुझे उतना ही देना है। जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं और जिस एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, जो ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठकर बड़ी बड़ी डिग्रियां जो हिंदुस्तान के बड़े एग्जाम पास करके आए हैं, उनकी भाषा आपने कभी देखी? कभी देखी? आपने नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो बड़े लोग हैं और आप उनके खिलाफ बोल नहीं पाते हैं। और आपको लगता है ब्यूरोक्रेट 58 साल का है और एक लीडर 5 साल के लिए, फिर क्या फर्क पड़ता है? लीडर कभी मरता नहीं है अगर वो हार भी जाए। लीडर होता है, ब्यूरोक्रेट होता है। ब्यूरोक्रेट कुछ और भी हो सकता है, कहीं और जा भी सकता है, वो सस्पेंड भी होता है, वो डिसमिस भी होता है, लीडर खत्म नहीं होता है। और लीडर के बारे में ये सोच आप खत्म कर दीजिए। और आपको लगता है कि मेरी भाषा गलत है, जो मेरे गरीबों के साथ इनके दफ्तरों में इन लोगों का व्यवहार और ब्यूरोक्रेट का व्यवहार होता है, वो आपने नहीं देखा? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए, क्या आपने एक तहसीलदार का व्यवहार उसकी तहसील के अंदर एक आम आदमी से नहीं देखा है? क्या आपने गालियां देते हुए इन लोगों को दफ्तरों में नहीं सुना है? आप अपने माँ बाप से पूछ लीजिए, आप अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए। आप भी गाली देंगे? अरे आप सुन लीजिए। अरे जो मुझसे फर्क आप, मैं इतना बड़ा एजुकेटेड नहीं हूं, मुझे वो एजुकेशन नहीं चाहिए। जब तक ना इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, मैं उसको बोलता हूं जो मेरी आवाम को छेड़ता है, और मैं आवाम के साथ कभी नहीं भिड़ता हूं। मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, आप अपने गांव के अंदर चले जाइए, अपने लोगों से पूछ लीजिए कि बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा क्या वो तुम्हें कभी गाली नहीं दिया? अरे ये तो रस्तों में गालियां देते हैं। ये बात अलग है कि कैमरा नहीं लगा होता है। अगर दफ्तरों के अंदर कैमरे लग जाएंगे ना, कैमरे, आप अंदाजा नहीं करेंगे कि क्या माहौल आप सुनेंगे। और जो जिस वाहियात किस्म की गालियां ये लोग देते हैं, मैंने सुनी है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जिन लोगों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, मैं उनके किरदार को नहीं जानता हूं? उनकी एजुकेशन मुझसे ज्यादा है, लेकिन बदतमीजी की डिग्री उनके पास ज्यादा है। और जिस मैडम की आप बात कर रहे हैं ना, उसका लहजा मैंने उसके दफ्तर में देखा है। पूछ लेना उसको, ये वीडियो डाल देना।
और जिसने उसकी बेइज्जती देखी होगी उससे भी पूछ लेना, वो कमेंट करके बताए, चाहे उसकी पत्नी उसके पास गई हो, चाहे उसका पति उसके पास गया हो, वो बता देना कमेंट करके। इनका रवैया देख लेना, एक आम आदमी के साथ कैसे खड़ा करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक। अरे ये सुन लीजिए, ये चीजें नहीं है, आप मुझ पे ये मत बताइए, मैं एक लीडर हूं, चुना हुआ हूं, मुझसे ये सवाल मत कीजिए मैं बोलता क्या हूं। ये सोच लीजिए कि मैं कर क्या रहा हूं। ये जो 98 लोग या 89 लोग हैं, ये तो मुंह भी नहीं खोल रहे। आप उन नेताओं के सामने माइक लेकर जाओ, वो पहले बोलेंगे कि सवाल क्या पूछना, हमने जवाब क्या देना है। अरे अपनी मर्जी से सवाल पूछोगे, अंदर से बाहर निकाल देंगे और गालियों का अंबार देकर बोरी भर के आपको भेजेंगे। बात वो नहीं है, बात यह है कि इनका किरदार क्या है एक आम आदमी के साथ। मैं इनको एहसास करा रहा हूं कि अगर मेरे आदमी को, मेरी आवाम को आपका ये किरदार है तो आपको पूछने वाला एक और है। और मैं सर फिरूंगा, वो मैंने महाराज जी, बोल अभी आपकी मैंने वीडियो देखी फेसबुक पर, आप लाइव आए थे और माइनिंग को लेकर आपने फिर से आवाज उठाई है। लंबे समय से आप उठा रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, क्या अगला होगा? स्टेप? नहीं, क्या होगा आपको मैं नहीं? आपसे पूछ रहा अरे मैं एक हूं, मैं तभी तो कह रहा हूं, मैं यहाँ यहाँ आने के लिए नहीं आया हूं। मैं जब गाँव में खड़ा होता था ना, ऐसे लोगों से बात करता था, लोग बोलते थे यार कुछ नहीं होगा, तो होते होते मैं डीडीसी बन गया। डीडीसी होते होते, खेलते खेलते मैं एमएलए बन गया। वक्त आएगा, अगर मैं आज बोल रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं और ऊपर वाला देख रहा है नियतों को। और ये बड़ी बात नहीं है, जिन कुर्सियों पे आज वो लोग हैं और जिनके चर्चे हैं और जिनके हाथ में इक्तदार है, जिनके पास ताकत है, वो ताकत न लगाने के बजाय अपने घरों को बना रहे हैं, अपनी अय्याशी कर रहे हैं। वक्त आएगा कब उनको देखेंगे हम काम होगा? कौन सी ऐसी अरे मेरी बात मिनिस्ट्रियल सुन, पोस्ट पे जाना चाहते हैं आप जब काम आप होगा? मुझसे ये कह रहे हैं कि अभी माइनिंग का काम ठीक हो जाइए। नहीं, मैं सुन लीजिए, कब होगा, मतलब कौन अरे सी सुन तो लीजिए, एमएलए की बात? अरे सुन तो लीजिए, कब? मुझे बताइए मैं क्या कोई इलीगल बात बता रहा हूँ? नहीं, मैं आपसे अरे पूछ सुन रहा तो लीजिए, यही तो है बात। सरकार अगर इसकी अहल होती, ये लोग सूझबूझ वाले होते, मैंने असेंबली के अंदर यही बात बोली थी, रेत बेचेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? जंगलात है, पानी है, उसके अलावा हमारे पास ये वसाइल हैं। अगर हम इन चीजों, जैसे जंगलात तो बेच रहे हैं, धड़ाधड़ नीले पेड़ काट रहे हैं, ठेकेदार को दे रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं है। स्मगलिंग सरेआम हो रही है, हम लकड़ी रशिया की ला रहे हैं और वो लगा रहे हैं, हमें नहीं निकालने देंगे, लेकिन ठेकेदारों को खुली छूट दी। जंगलों के जंगल खत्म है, पानी जो है, पानी की बिजली सप्लाई करके बाहर, अब पानी बचा था वो पाकिस्तान जा रहा था, उसको अब यहाँ से कर रहे हैं, अपने लोगों को नहीं पिलाएंगे। डोडा के लोगों को चनाब का पानी नहीं उठाने देंगे, ठाठरी के लोगों को दरिया का पानी नहीं उठाने देंगे, और जम्मू को लोगों को तवी का पानी पिलाएंगे, लेकिन चनाब का पानी लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, अपने वसाइल से हम लोगों को फायदा नहीं उठाने देंगे? जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू बढ़ जाता, भीख मांगने की क्या जरूरत थी? अपने पास इतने वसाइल हैं, मैंने इनको सलाह दी थी, मैं का कोई गलत मशवरा है कि रेत को बेचने का काम कीजिए, रेवेन्यू बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। एक आम आदमी को तुम रोजगार नहीं दे पाए, खच्चर वाला भी रोजगार कमाएगा, एक ड्राइवर भी कमाएगा और एक आम आदमी भी कमाएगा, और मिस्त्री भी गांव के अंदर उसको प्लस्तर करने का काम करेगा और गवर्नमेंट खजाने को भी भरेगा। ये सुझाव था सरकार को पैसा इकट्ठा करने का, इनको अकल ही नहीं। और आप बोल रहे हैं ये कब होगा? अरे इनको बोलो कब करोगे ताकि पैसा तुम्हारी जेब में आ जाए। और ये माफिया को चला रहे हैं, क्योंकि माफिया का राब्ता डायरेक्ट इनके अकाउंट में है, ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए नहीं है। आप ये बात आपको समझनी पड़ेगी। नहीं आप, हाँ हाँ नहीं सुन ले, अरे आपको समझ ही नहीं आ रही है। मुझे मैं कह रहा हूं कि रेत बेचेंगे, अगर गवर्नमेंट खजाने में पैसा जाएगा तो जम्मू कश्मीर आपकी बात, अरे सुन तो लीजिए, मैं समझ गया। अरे सुन लीजिए पूरी बात, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए लगेगा। लेकिन रेत तो बिक रही है, सड़कों के लिए बजरी चल रही है, लेकिन वो बजरी क्रशर से, माफिया से आ रहा है, और वो माफिया इनके टच में है, और ना ही वो गवर्नमेंट खजाने में जा रहा है, और ना ही उससे आम आदमी को फायदा है, और ना ही खच्चर वाले को है। मामला ये है कि वो पैसा डायरेक्ट दलालों के पास जा रहा है, और यहां पर ब्यूरोक्रेट बाहर से आकर मेरे गरीब को लूटने में मजे ले रहा है, और वो इस भ्रम में रह रहा है कि मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मेरे साथ एलजी है, मेरे साथ मोदी की सरकार है, मेरे साथ जम्मू कश्मीर की सरकार है। अरे मेरे साथ आवाम है, मेरे साथ ऊपर वाला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नंगा करने के लिए मुझे कोई नहीं रोकेगा। और तुम्हारी औकात, जैसे मैंने कहा, आज मैं डाक बंगलो में गया था, पता है आपको? वहां पर वो लोग बैठे थे, उनके कमरे में घुसकर बैठा, और वहां पर उनने सोफे, आवाम के सोफे लगाए थे, लातों पे लातें रखी थी, कच्छे लटके हुए थे, कपड़े रखे हुए थे। मैंने बोला खाली कर दो वरना नीलामी कर दूंगा इनकी। अरे डाक बंगले में दादगी बना के रखी है इन्होंने, वो आम लोगों के लिए। वहां पे डॉक्टर के पास लोग आते हैं, डाक बंगले में लोगों को रहने का इंतजाम होता है, सस्ते में उनको जगह मिलती है, एक आम आदमी परेशान। हमारी कहानी ही नहीं है। अरे इन लोगों को सुधार, और बाहर से आकर मेरे इलाके के अंदर मुझे, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, मेरा गांव, मेरा दूध खा के फिर लट्टू को ऐसे हिलाएगी। अब मैं बोलूं अरे क्या? सुन तो लीजिए, क्या बोलो?
अरे ऐसे नहीं नहीं अगर बोलने ये नहीं सुधर देंगे, सुन ले, बोलने नहीं देंगे फिर। अरे अगर ये सुधरने वाले होते, इनको अकल होती तो ये समझ जाते। इनको लग रहा है मेरा बचपना है, ना मेरा बचपना है ना मेरा पागलपन है, और जो मैं कह रहा हूं उसको करो, वो आवाम की बेहतरी के लिए और आपके लिए फायदे की बात है, और कायदे से बता रहा हूं, समझ जाइए। अब मैं कह रहा हूँ कि आप डीडीसी थे, उसके बाद एमएलए बने, कब आप मानते हैं कि किस पोजीशन पर आएंगे? सीधा सवाल है। देखिए, नहीं, अब देखिए, सुन तो लीजिए ना प्लीज। कब आप मानते हैं कि डीडीसी के बाद एमएलए बने, एमएलए के बाद आप किस पद पर देखते हैं जहां आपको लगता है नहीं, यहाँ मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, यहाँ मैं अपनी मर्जी से जो मैं चाहता हूँ, माफिया को खत्म करना चाहता हूँ या स्कूलों में सुधार चाहता हूँ? वो किस मैं अभी भी पोस्ट कर पर, किस सकता हूँ। पोस्ट पर, नहीं किस पोस्ट पर? हाँ नहीं, सुन लीजिए, अभी मैंने कोशिश की थी, तब मैंने सोचा था मैं छोटे लेवल पर कहीं बन जाऊं, फिर थोड़ा सा और ऊपर उठ के तो, और अभी वक्त लगेगा, और जितना जल्दी लोग समझ जाएंगे, मैं ये लोगों ने पढ़ना है। अगर अरे सुन ठीक है, ली, ठीक नहीं है, नहीं मैं नहीं नहीं, नहीं, हो आप गया, हो गया, अरे हो गया। सुन तो लो, सुन तो लीजिए आगे। अगला प्लान सुन तो लो, अब आप जवाब सुनेंगे। बात यह है कि लोगों ने पढ़ के मुझे डीडीसी बनाया, पढ़ने के बाद मुझे एमएलए बनाया, और मैं इन्हें पढ़ा रहा हूं। अगर गलती से जम्मू कश्मीर की आवाम पढ़ गई इस बार, तो अगली बार जो चुनाव होना है अब के बाद, तो यकीन मानिए हेडमास्टर होंगे। महराज जी, एक जम्मू कश्मीर की, खासकर आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी की एक बेटी थी, उदयपुर में पढ़ती थी, और उसने जो फैकल्टी के द्वारा उसको हरास किया गया या पैसे मांगे गए, जो उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि कुछ खासे लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। खासकर देखिए, जब हम सवाल पूरा सुन लीजिए। जब भी कश्मीर संभाग से मैं जब देखता हूं कि वो कोई बाहर होता है किसी देश के अन्य राज्य में, और उसके साथ कोई छोटा सा भी कुछ इंसिडेंट होता है, तो कश्मीर संभाग से हम देखते हैं कि सारे एक साथ आते हैं और किसी भी सबके लिए आवाज उठाते हैं। इस मामले में हम ये देख रहे एक हैं, बात मुझे आप सुन तो लीजिए, इस मामले में हम ये देख रहे हैं कि कोई खासा आवाज नहीं उठा रहा है। मुझे एक बात जाननी है, क्योंकि मैं थोड़ा इससे टच में नहीं हूँ उतना, सोशल मीडिया में किसने क्या बोला, किसने क्या, मोटा मोटा शाम को मौका मिलता है तो थोड़ा देख लेता हूँ। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप मीडिया में हैं। मुझे बताइए, ये बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों ने, किसी एक ने ये बात की कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोई एक नेता बड़ा? नहीं, मुझे आप ध्यान में नहीं? मैंने तभी हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि या यहाँ डोडा के लोगों में से नेता शेता से किसी ने कुछ थे, हाँ बोला, चलो अच्छी बात। मैं पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ, एक एसएसपी साहब हैं कहीं यहाँ, मैंने सुना गाड़ी में कोई बता रहा था, उनकी बेटी 6-7 साल की थी, गालबन मुझे नहीं पता, कहीं उनकी डेथ हो गई, पता नहीं कैसे हुई, चलो ये ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन उनके साथ हमदर्दी दिखाने में बड़े बड़े पॉलिटिशियनों ने ट्वीट कर दिया। आप समझना इस बात को, बड़े बड़े पॉलिटिशियनों ने ट्वीट कर दिया। ठीक है, किसी की जान पहचान हो सकती, जान पहचान वाले अच्छी, लेकिन एक बच्ची का कत्ल होता है, उससे पैसे लिए जाते हैं, उसके घर वालों से लाख रुपए का चेक वहां तक पहुंचाया जाता है जो नहीं देना था, इलीगल तरीके से लूटा जाता है, और उसका कत्ल होता है, और उन गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। सेंटर में सरकार भाजपा की है, 28 के 28 एमएलए इस वक्त भाजपा के हैं, और दावे ये लोग किस तरह के करते हैं, मैं जब बोलता हूँ इनको लगता है कि महाराज इसलिए बोलते हैं, लेकिन जिस फिरके की बात ये करते हैं, जिसकी ये चर्चा करते हैं, और जिन लोगों को ये अपने और खींचना चाहते हैं, उनको इंसाफ दिलाने में इनको दिक्कत क्यों हो रही है? वहां पर इनका मुंह नहीं खुलता है। अरे जम्मू के अंदर जब लाठियां चलती हैं तब ये मुंह नहीं खोलते हैं, एक बच्ची का कत्ल होता है तब मुंह नहीं खोलते हैं, और बड़े बड़े नेता, एक आदमी के यहाँ किसी घर के अंदर छोटा सा वाकया या हादसा हो जाता है, या एक आम रिवाज के तहत मेरे घर के अंदर भी किसी का हो जाता है, कुछ क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब बाकी लोगों के हादसाती मौत या कत्ल होते हैं, तब इनको मुंह खोलने में दिक्कत होती है। ये लोग कब बात करेंगे, ये इनसे भी पूछिए। और मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने इंक्वायरी की मांग की थी। आप मुझे बताइए, आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम तो सवाल ही उठा सकते हैं, आवाज ही उठा सकते हैं, लेकिन आवाज जिन लोगों तक पहुंचानी है वो खुद इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। और वो लोग जिस बंदे की ये बात है और जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड किया है, वो बंदा बीजेपी के साथ बगल में खड़ा हुआ एक शख्स है, जिसका भाई खुद एक पॉलिटिशियन है, बीजेपी का एक लीडर है। उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आपको क्या लगता है उसके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करेगी? और सेंटर में भाजपा है। तो आप उम्मीद करिए, अगर ये वीडियो जाती है और इनको शर्म होगी थोड़ी बहुत, कम से कम, अगर उस लड़की को वापस नहीं ला सकते, वो जो उसके माँ बाप ने वो 1.5 लाख
पैसा दिया है, वो जो जबरन लिया है, हालांकि वो किसी फी में नहीं था, वो कम से कम वापस कराएं या आपने जेब से जो है उन लोगों को जो है वापसी करवाएं। एक और मैंने देखा आपने महराज जी एक पोस्ट साझा की जिसमें आपने कहा था कि एसपीओज की सैलरी भी बढ़ाई जाए। लोगों का ऐसा भी कहना है कि बीजेपी के मुद्दे अब महराज जी चुरा रहे हैं। नहीं, ये कोई, देखिए मुझे क्या चुराना है। मोदी ने कहा था 2014 में एसपीओज को मैं परमानेंट करूंगा, मैं चुरा थोड़ी रहा हूँ। किसने बोला आपको? गलत, आपने पढ़ा ही नहीं है। नहीं अरे क्यों, हमारे नौजवान नहीं है उसमें? अरे जो अलाउंस ले रहे हैं यहाँ ड्यूटी करने के 22,000 एक जवान अलाउंस ले रहा है जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करने का, और जो जम्मू कश्मीर का यहाँ का लोकल है और फ्रंट लाइनर है, आपको नहीं पता है? जो सच्चाई है, 6,000 में आगे काम कर रहा है। जब वो शहीद होता है, उसके परिवार को पूछने वाला, उसकी फाइलें अभी भी एलजी के पास पड़ी हुई हैं, और ये बात कर रहे हैं हम आतंकवाद के खिलाफ है और सेना के साथ। हम सेना के लिए खड़े हैं, क्या खड़े हैं? अग्निवीर लेकर आए हैं, 4 साल की नौकरी देके उसके बाद बेकारी। ये लोग मुल्क की बेहतरी के लिए, अरे ये मुल्क की बेहतरी के लिए आपको लग रहा है अग्निवीर ला रहे हैं, एसपीओज के बारे में ये परमानेंट की पॉलिसी नहीं बना पा रहे। और ये सोच लीजिए आप कि अलाउंस अगर 22,000 है, मेरा जवान, मेरे जम्मू कश्मीर का जवान जो आतंकवाद से लड़ा, बीजेपी 14 में आई, ये बात मत करिए आतंकवाद की, ये लोगों के बस की बात नहीं है। जब पाकिस्तान बहुत पहले यहां पर आया था ना, बहुत पहले, तब जम्मू कश्मीर की आवाम, ये लोग ये अंधभक्त हैं। अगर उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग एक साथ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते, हिंदुस्तान नहीं रोक सकता था, और उनको रोकने वाले जम्मू कश्मीर के लोग। और जो जंगें हुई, आपको नहीं लगता है? ठीक है, मुसलमान को इन्होंने, किसी एक ने कमेंट किया था, आप मुझे बता दीजिए धर्म क्या है, लेकिन मुसलमान अगर उसको जो है लिया भी गया, लेकिन उसको नीचे लाने वाला भी मुस्लिम था। अभी पुलिस में देख लीजिए, एसपीओज में कितनी भर्ती हुई थी, वो लोग कौन थे? और जो वो लोग काम कर रहे थे वो कौन थे? अरे ऐसा नहीं है सबके सब गलत थे, लेकिन जो अच्छे थे उनके साथ क्या हुआ? 6,000 में यहाँ पे नौकरी मिल रही है, 22,000 अलाउंस है, और वही जवान फ्रंट लाइनर है। और मैं चुरा, नहीं, मांग की है, नहीं, ये तो बीजेपी का सपना था, इन्होंने कहा था हम परमानेंट करेंगे। वही मैं कह रहा था, तो क्यों नहीं करेंगे? मैं पार्लियामेंट में वही आपसे पूछ, मैं ये कह रहा हूं कि कब करेगा? मोदी जी का टेन्योर खत्म भी हो जाएगा। इन्होंने, आपको नहीं पता है, इन्होंने गांवों के अंदर 303 दे दी। अब वो जिसको घर में है, ना वो अंदर बैठ पा रहा है, ना वो बाहर जा पा रहा है। इन्होंने कहा था 4,000 हम सैलरी देंगे, गलत में बोल रहा हूं? गलत में बोल रहा हूं? पहले 18,000 करके 3 बंदों को विलेज के अंदर तनख्वाह आती थी, वो 18,000 भी 3 लोगों की तनख्वाह खा गए, हड़प कर गए। पूछ लो इनको किसने खाई। और तब उन्होंने कहा हम बांटेंगे खाक, वो पहले दिखाई नहीं दे रही। और नहीं, ये सवाल पूछिए एलजी से, ये सवाल पूछिए बीजेपी से। चुनाव के वक्त बंदूकें इतनी बांट दी, अब वो बंदा न नौजवान फार्म भरने के काबिल है, न घर से बाहर निकलने के लिए, काम के लिए उसको हिम्मत आ रही। एक और सवाल है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये सवाल का आप कहाँ पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? पूछ लीजिए ना। महाराज जी, आप बीजेपी के अगर होते तो मैं आपसे पूछता। आपने इसको ट्वीट किया, मैंने आपसे, उनसे पूछूंगा, मैं पूछूंगा, मौका मिलेगा बिल्कुल, मैं पूछता हूँ जबरदस्ती। वो बोलेंगे आपको सवालों की लिस्ट, लेकिन उनकी सवालों की लिस्ट के बीच में से चोरी से ये सवाल एक डाल देना, बोलेंगे चलिए महराज जी, एक आखिरी सवाल रहेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से। सफाई कर्मचारी डोडा से कश्मीर तक मार्च करते हैं, लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन महराज जी उस प्रदर्शन से या उनकी मांगों से दूर खड़े नजर आ रहे हैं। नहीं, अगर मेरी बातों से सब चीजें हो सकती है, मैं आप साथ शामिल तो हो सकते थे। अरे सुन दो लो, मुझे पता है ना, यहाँ पर कई सालों से डंडे खाए, जम्मू की सड़कों पे इन्होंने डंडे मरवाए। अब सरकार बनी थी तो बिना हंगामे के कर लेना चाहिए था। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार ने जब खुद वादा किया था हम करेंगे परमानेंट, तो कर लेना उमर अब्दुल्ला। अब जरूरी है लोगों को सड़कों पे दौड़ा के पहले एलजी ने ठोका। सवाल इस बार महराज जी, सवाल उमर अब्दुल्ला, सवाल ये है कि जब आप हर मुद्दे पर बोलते हैं, हर जगह खड़े होते हैं, इसमें आप खड़े नजर नहीं आए। अरे हमने बोला सफाई कर्मचारियों के बारे, स्वच्छ भारत अभियान की बात मोदी ने की, उसने कहा स्वच्छ भारत लाएंगे। यहाँ आप पे सवाल है कि क्या आप खड़े हुए कि नहीं? वो ठीक है, मोदी जी ने बोला, उमर अब्दुल्ला जी ने बोला, लेकिन आप खड़े। अरे सुन लीजिए, चश्मे पे स्वच्छ भारत लिखने से सफाई नहीं होती है। जो लोग सफाई कर रहे हैं उनके घर के बारे में तुमने क्या सोचा? अब उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान, आपको पता है इसमें कितना पैसा इन्होंने दिया?
पता है, महाराज जी, अरे वो नहीं सवाल ही नहीं, अरे वो सवाल नहीं, वो सवाल अरे देखिए, आप बात को घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। सवाल ये है, आप खड़े नहीं दिखे, भाई नहीं साहब, दिखे लंबे समय आपको से, लगता है दो मैं उस दो हफ्ते कतार वो में स्ट्राइक लगता- पर गए। अगर सुन लीजिए, नहीं हो जाते अरे एक दिन खड़े, 1 घंटा खड़े हो जाते तो अरे उनका सुन मनोबल बढ़ता। अरे सुन तो लीजिए, आपको लगता है मैं उस कतार में खड़ा होकर आपको दिखता मैं उनके साथ हूँ? यहाँ तो ये अपनी बातों से लोगों को पागल बनाते हैं। मुझे कुछ लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे चलने वाला लीडर है। अरे मैंने ट्वीट क्या कर दिया सकीना इत्तू के खिलाफ, उसके उसमें चर्चे पूरे स्टेट के अंदर होने लगे। अब अगर मैंने ट्वीट वही लिखा कि मैं उन सफाई कर्मचारियों के साथ हूं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, वहां आप बोलते नहीं आपने इनके साथ ही खड़ा होना है। वहां पर मैं ट्वीट करूं, अरे लिखने से क्या ही फर्क पड़ता है? अगर मैंने सकीना इत्तू के खिलाफ लिखा, किसी और के खिलाफ लिखा, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इनके ठीक है, समर्थन में लिखा है, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं जितने भी कैजुअल लेबरर हैं वो इंसान हैं, और उनको उनकी जिंदगी के अंदर जो उन्होंने वक्त दिया है उसका मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा। और ये काम उमर अब्दुल्ला ने अगर कहा है तो करना पड़ेगा। उससे पहले मोदी का फेलियर हुआ, आज उमर अब्दुल्ला सरकार का हुआ, और महराज ने सरकार से अलविदाई की है। अब जाएंगे, असेंबली का सेशन होगा, पूरी ताकत से अवाम के सवाल उठेंगे। और मुझे नहीं लगता है इस बार क्या होने वाला वो मुझे नहीं पता है, लेकिन भागने में नहीं दूंगा। मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर पहले सेशन में ये कहा था कि आप काम उठा लीजिए, हमारा बजट हमें दे दीजिए। 8वां महीना चल रहा है, पैसा दिखाई नहीं दे रहा है। और जो प्लान हमने इस साल का दिया था, मुझे नहीं लगता है वो इस सरकार में 5 साल वो काम पूरे होने वाले हैं। लाइबिलिटी का मार है, काम अभी अधूरे ही रह जाएंगे। तो ये थे महराज जी, बहुत ज्यादा लंबी चर्चा और हर सवाल पर हमने इनसे जवाब लेने की कोशिश की। मुझे आशा है कि आप सब हमारे सवालों से और इनके जवाब से क्या आप सहमत हैं या नहीं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहें जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।